Jai Hind, everyone. Welcome back to the Patriotic IAS and let's start this topic. आज भी टॉपिक नहीं है, about 12 टॉपिक हैं. One by one we will be covering. पहला जो टॉपिक है that is the जो मणिपुर में violence that is going on. बीच में pause था, तो अभी फिर 2 killing have been observed. After that we will be discussing the relation between the India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान का काफ़ी एक ऐसा रिलेशन है जो कभी सॉल्व ही नहीं हो रहा है. भाई भाई, टू ब्लड, दे आर थर्स्टी फॉर द ब्लड ऑफ ईच अदर, दैट इज द थिंग. भाई अगर दोस्त रहता है तो अच्छा होता है, दुश्मन हो जाता है तो सबसे खतरनाक दुश्मन. तो दैट इज गोइंग ऑन. या फादर सन रिलेशन, हाँ फादर सन रिलेशन, भाई भाई जो भी कहें. ओके, देन वी विल सी दैट द वंदे भारत के ही तरीके का एक तरीके का नया हम डेवलप करें ताकि थोड़ा सा एफोर्डेबल बना सके. तो वो गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, बस आपको इतना ही जाना है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग दैट द जापान में जो हीट रेजिस्टेंट राइस है, जापान का मेन जो फूड है दैट इज द राइस, स्टेबल फूड. एंड राइस का जो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्शन पे, क्योंकि हर एक जो क्रॉप होता है उसका एक एम्बियंट टेम्परेचर होता है. आफ्टर दैट इज नॉट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट. होता है ना कि उसकी इल्ड घट जाएगा, उसका जो ये कंटेंट होता है उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा. तो दैट इज द थिंग, दैट इज द वी आर विटनेसिंग इन द जापान एज वेल. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडिया नेबरहुड्स वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट. तो अभी इंडिया का जो 20 सालों में नेबरहुड से जो एकदम रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज गया था, सडनली अभी हम देख रहे हैं एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. बीच में काफ़ी दोस्ती थी, 2008-9 में हमारी दोस्ती जब शेख हसीना आई थी बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी दोस्ती अच्छी हो गई थी जब तमिल का एलटीटी का जब इश्यू चला गया था. एंड बीच में हम देख रहे थे मालदीव से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन था, भूटान से तो अभी कंटिन्यूसली सिर्फ भूटान ही अभी बचा है जिससे हमारा रिलेशन एक अच्छा है. वरना जितने भी अभी नेबरहुड हैं सबसे हमारे जो रिलेशन है वो वर्स कंडीशन में है. अभी जो मैक्सिमम लो डीप जा सकता है वो है. थोड़ा बहुत अभी हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनालिसिस है. वी विल बी स्टडिंग दैट. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में जो अभी कई क्राइसिस कंडीशन चल रहा है. सूडान में चल रहा है, सूडान में सिविल वार की कंडीशन है. गाजा का हम लोग देख ही रहे हैं, गाजा एंड इजराइल के बीच में, और डिफरेंट वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में जो आपस में रहता है, ईरान सऊदी अरेबिया एंड डिफरेंट दिस कंट्री विद द वेस्टर्न कंट्रीज. तो उस पर एक एनालिसिस है. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ये पीसेस के लिए है कि जो कुछ खिलाड़ी हैं जो टेनिस के हैं उनका बस हम नाम देखेंगे. ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो रिफॉर्म की जरूरत है. अभी सर्वे आया था, उसमें ये मिला है कि आफ्टर द पुलिस द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज द जुडिशरी. जैसे ऐसा लगता था कि और भी हो सकता है पॉलिटिशियन हो, अभी पॉलिटिशियन आर मच मतलब ऑनेस्ट है एज कम्पेयर टू द जुडिशरी. जो जुडिशरी का अभी जो रिपोर्ट है, तो दैट इज द कंडीशन. और इसमें है कि पॉलिटिशियन को आप 5 साल में चूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. जुडिशियल अपॉइंटमेंट इतना है कि भाई भतीजा आवाज है कि जज ही रिकमेंड करेंगे, आप हमारे बेटे को कर दीजिए, मैं आपके बेटे को कर दूंगा. यही चल रहा है. चंद्रचूड़ के पिताजी पहले चीफ जस्टिस थे. जितने भी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के आप देखिएगा, सभी जस्टिस खन्ना के पिताजी थे. सबके कहीं ना कहीं दे हैव द कनेक्शन विद द देयर ऑलरेडी. उनका नेपोटिज्म का काफी इशू है, तो उसको हम देखेंगे, डीप एनालिसिस है. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द लाई डिटेक्टर टेस्ट कितना इफिशिएंट है. नहीं, हम लोग देखते हैं पिक्चरों में वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, हमें लगता है सब सही बोल देगा, लेकिन अभी इस पर कई रिपोर्ट आए हैं. लाई डिटेक्टर टेस्ट इतना फुल प्रूफ नहीं है जितना हमको लगता है, और उससे हमारा जो प्राइवेसी है उसको भी वायलेट होता है. तो वो इस पे डिस्कशन है. वी विल बी डिस्कसिंग इन ए वेरी थरो मैनर. इसको कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा. आफ्टर दैट क्विक हम देखेंगे, ये सब प्रीलिम्स के लिए होंगे. क्विक कॉमर्स, यस प्लीज. एंड निषाद क्लेम द सिल्वर, ये सब पीसेस के लिए बस नाम जानना है. स्पोर्ट्स में हमें सिर्फ इतना जानना है कि कौन सा प्लेयर कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है और कौन सा उन्होंने चैंपियनशिप या कौन सा अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स का अवार्ड है वो जीता है. बस इतना ही रखना है, उसमें हम डीप पे नहीं जाएंगे क्योंकि पीसेस में वो पूछता है, यूपीएससी में पूछता भी नहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, सो दिस विल बी आवर अप्रोच. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज. फ्लड का कंडीशन है, and this is a very bad condition into the now in the south.
तो साउथ में मेन रिवर कौन है? तेलंगाना एंड आंध्रा में व्हाट? कावेरी तमिलनाडु, यस राइट। कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, प्राणहिता, ये सब यू शुड हैव टू। ज्योग्राफी का जो क्लास 11th का बुक है उसमें एक पूरा चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। तो पीसीएस में 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है कि कौन सा किसका ट्रिब्यूटरीज है, तो देखते रहिए क्योंकि मेमोराइज करना है। तो वो 10 बार देखेंगे तब मेमोराइज होगा, एंड ऐसे हम इसको रेफर करते रहेंगे। तो इसमें यही है। आफ्टर दैट यू विल सी दैट द मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है, क्यों वायलेंस चल रहा है, कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। कौन कौन लड़ रहा है? पहले जो लड़ रहा है उसका नाम बता दीजिए। 2 ट्राइबल कम्युनिटी आर फाइटिंग। लड़ तो बहुत है लेकिन 2 का ग्रुप है। पहला कौन है? कई बार मैंने पढ़ाया है। कुकी, जो ये डिफरेंट कम्युनिटीज का एक ग्रुप है जो हिल एरिया में रहते हैं। एंड सेकेंड ग्रुप मेटी, यही लड़ रहे हैं। ये प्लेन में है, इम्फॉल वैली में। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। लड़ाई किस बात की हो रही है? व्हाट इज द मेन इशू टू फॉर दे आर फाइटिंग? क्या है बताइए थोड़ा क्लियर वे में। लड़ाई इस बात की चल रही है कि ये है काफी डेवलप्ड हैं, प्लेन में रहते हैं और ये हिल एरिया पे रहते हैं। इनको एसटीज का कैटेगरी कम्युनिटी ग्रुप में रखा गया है। अगर किसी एरिया में एसटीज का अगर आपको कम्युनिटी में रखा जाता है और वो रीजन एसटी वाला रीजन डिक्लेयर है, तो उसमें नॉर्मल पर्सन, हम और आप जो नॉर्मल ओबीसी या कोई भी है, वो नहीं खरीद सकते हैं। मेनली अगर एसटीज एरिया में जाना है तो यू हैव टू बी ए ट्राइब, ठीक है। अभी सुप्रीम वहाँ के जो हाई कोर्ट था, वहाँ का एक जजमेंट आया था। उन्होंने अपने ऑर्डर में वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर थे, जो स्टेट गवर्नमेंट थे, उसको बोला था कि मीटीज को भी आप एसटी में दे दीजिए। तो उसमें कुकीज अपोज कर रहे थे। कुकीज इसलिए अपोज कर रहे थे, इनका कहना है कि ऑलरेडी हम लोग बैकवर्ड है, हम हिल एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया मेनली मीटीज का है, और जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहीं पे बिजनेस होगा, वहीं पे खेती होगा, डेवलपमेंट वहीं पे होगा। हिल पे बहुत कठिन होता है। हिल पे लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। रेयर केस में थोड़ा बहुत आप टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं और थोड़े बहुत कुछ प्लांटेशन कर सकते हैं, लाइक द एप्पल एंड समटाइम्स इट इज टी प्लांटेशन और द कॉफी प्लांटेशन। और जो स्टेपल फूड है, राइस, वीट्स, आप ये सब नहीं कर सकते हैं। होता है नॉर्मल यही होता है, हिल आर ऑलवेज इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर इनको भी एसटीज में रख दिया गया है तो फिर वो भी हिल पे आएंगे, जमीन खरीदना स्टार्ट करेंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। दैट इज द मेन थिंग। कुकीज कह रहे हैं कि ये मीटीज कह रहे हैं कि आपको क्या लेना है, वो तो अगर आप जैसे एज पर द डेटा 90% लैंड में ये है, लेकिन वो सब हिल है और मोस्ट ऑफ द मणिपुर इज द हिली एरिया, वो थोड़े बहुत हिमालयन पे ही है। तो ये कह रहे हैं कि जो 10% भले कम है लेकिन वही तो मेन प्लेन है, आप 10% पे हैं लेकिन मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। आप अगर पूरे वहां पे लद्दाख में चले जाएं, वहां का हजारों किलोमीटर, यूपी का प्लेन का 100 स्क्वायर किलोमीटर बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तो केवल आप वेरी हाई पिक पे होंगे। देयर इज, अभी जीना मुश्किल होता है, पानी जम जाता है पाइप में। पानी को सप्लाई करने के लिए दे हैव टू ब्रिंग द वो वार्म वाटर, पहले आप उसको वार्म कीजिए फिर सप्लाई कीजिए। दैट इज द कंडीशन। आप कभी पहाड़ों पे जाइएगा, देखिएगा बहुत टफ कंडीशन है। 10 दिन के लिए जाते हैं, मजा आएगा, लेकिन अगर वहां रहने चले गए, यही सब कर रहे हैं जो यहीं पे है। लेकिन हम फॉरेन टारगेटिंग नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का हम करके करें, वो अपने एरिया में जो हमारा ये एक विजन है या विजडम है, उसकी कमी है, तो वी कैन सॉल्व दैट। इंडिया नेबर्स वॉच पास्ट एंड प्रेजेंट। अभी 20 साल का इन्होंने एनालिसिस किया है कि इंडिया का कैसे चीजें नेबरहुड में बदली है। इन्होंने 2008, 9, 10 की बात की है, वहां पे काफी चेंज था, और जो 2008, 9, 10 में इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव चेंज था। जैसे 2009 में श्रीलंका ने लिट्टे को हरा दिया। लिट्टे क्या था? व्हाट इज द लिट्टे? एक टेररिस्ट ग्रुप। जैसे अभी लोकल लेवल पे तो उनको तो रिवोल्यूशनरी कहते हैं, जो तमिलियंस है। श्रीलंका में जो इशू है, तमिलियंस है और सिंगलीज है, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई है। सिंगलीज आर द बुद्धिस्ट एंड तमिलियंस
कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, हिंदू डोमिनेंस है, लेकिन मेन वो रीजन से रिलेटेड है। जो तमिलनाडु से गए, दे कुड बी द हिंदू, दे कुड बी द मुस्लिम, एनी रिलीजन हो सकता है, लेकिन रीजन बेसिस है। जैसे बिहार से जाएगा मुंबई में, कोई हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, वो किस नाम पे विरोध करते हैं, ऑन द बिहार रीजन के नाम पे। ऐसा ही इश्यू जो है श्रीलंका में था। तमिलियंस देवर हिंदू मुस्लिम बोथ, बट द देवर माइग्रेटेड फ्रॉम द तमिलनाडु एरिया टू द श्रीलंका। अब जो लोकल सिंहलीज थे उनको लगता है कि ये परसेंटेज में कम है, लेकिन मैक्सिमम जॉब वो लेके गए हैं, मैक्सिमम जो ट्रेड है उनमें डोमिनेंस उनका है, एजुकेटेड वो है। तो ऐसे में उनको लगता था कि दे आर इंक्रोचिंग इन आवर एरिया। तो वहां पे विरोध स्टार्ट हुआ। फिर जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपना लैंग्वेज इम्पोज कर दिया, फर्स्ट लैंग्वेज उन्होंने सिंगलीज बना दिया। ऐसे केस में अब जो दूसरा होगा वो विरोध करेगा ना कि भाई हमें आप सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में नहीं ट्रीट कर सकते, भले हम माइनॉरिटी में है तो क्या हुआ। तो उसी को लेके अब जब जो भी माइनॉरिटी ग्रुप होता है वो फ्रंट से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो 200 हैं और ये 20 हैं, तो जीतने की संभावना, वो कोई भी रिलीजियस ग्रुप से हो, जब भी माइनॉरिटी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को एडॉप्ट करेगा, क्योंकि वो छुप के वार करेगा, जब क्योंकि कमजोर है, सामने से तो हार जाएगा। तो ऐसे में दे स्टार्टेड द टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो एलटीटी ग्रुप बनी। और उसी के बाद फाइट कंटिन्यूसली था। इंडिया इसमें फंस गया था, कभी इंडिया को नहीं समझ में आ रहा था कि हम सिंगलीज का पक्ष ले कि हम तमिलियंस का पक्ष ले। सिंगलीज का पक्ष हम इसलिए चाहते थे क्योंकि हम चाहते थे श्रीलंका में स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम चाहते थे कि वहां पे कहीं ना कहीं ये युद्ध कम हो, किसी के पक्ष में अमेंडमेंट करके लॉ बदलवा के हम शांति ला दें। ऐसे जब हम स्टैंड लेते थे तो जो तमिलियंस थे वो हमारे खिलाफ हो जाते थे। राजीव गांधी की हत्या इसी चक्कर में हुई थी, उन्होंने पीस आर्मी भेजी थी, उसमें तमिलियंस गुस्सा हो गए थे। क्लियर हो रहा है। तमिलियंस का पक्ष लीजिए तो फिर श्रीलंका पूरी एज ए कंट्री हमारे खिलाफ चला जाएगा, फिर चाइना को लगेगा सपोर्ट करने, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। तो इंडिया इसमें फंसा रहता था। लेकिन 2009 में श्रीलंका ने तमिलियंस को पूरी तरीके से हरा दिया, गायब कर दिया, ठीक है, जीत गए वो। तो ऐसे केस में भले हमारे लोगों का हार हुआ, लेकिन इंडिया का एक सेंस ऑफ थोड़ा पीस आया कि अब ये जो बीच में मैं फंसा रहता था अब नहीं है, अब क्लियर कट में हम एक गवर्नमेंट आएगा उसी से हम बना के रहेंगे। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा था, इंडिया ने ये इसको पॉजिटिव रूप में लिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां से रिलेशन अच्छे भी हुए थे। लेकिन जो चाइना का वो था एंगल, वो आ गया था बीच में। तो एक तो इंडिया के लिए पॉजिटिव मूव था। दूसरा ये था कि शेख हसीना का गवर्नमेंट आ गया था, उसी समय इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन इंडिया ने प्रेशर डाल के करवाया था, क्योंकि उसके पहले मिलिट्री का डिक्टेटरशिप था। तो जहाँ पे भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहता है स्टेबिलिटी नहीं रहती, लोग विरोध करते हैं, सिविल वार रहता है। तो बांग्लादेश में भी सपोर्टिव गवर्नमेंट आ गई थी। मालदीव में भी कंटिन्यूसली 30 साल से वहां पे डिक्टेटरशिप था, और 2009 में ही वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट आया था, और जो जीते थे दैट वाज इन द सपोर्ट 30 ईयर्स से देयर वाज कंटिन्यूसली वहां पे ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी का मतलब डिक्टेटरशिप था। वहां के बाद जब मोहम्मद नसीद जीत के आए थे एज ए प्रेसिडेंट, ही वाज सपोर्टर ऑफ द इंडिया। तो कहीं ना कहीं मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से पॉजिटिव था। म्यांमार में भी ऑंग सांग सू काई, जो वहाँ की सिविल मूवमेंट लड़ रही थी, उनका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया था। ऑंग सांग सू काई के बारे में तो सबको पता होगा ना, वहाँ पे म्यांमार में जो पीस के लिए कंटिन्यूसली फाइट कर रही थी, वहां पे भी उनकी गवर्नमेंट आ गई थी आने वाले टाइम में। तो इंडिया का कहीं ना कहीं सब जगह से अच्छा रिलेशन चल रहा था। पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन कंटिन्यूसली हमने देखा कि एक के बाद एक वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुआ, गवर्नमेंट ऐसे चेंज हुआ कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है दैट इज द इन द अपोजिशन टू द इंडिया। और ऐसे में इंडिया का कंडीशन इस समय सिर्फ ये हुआ है कि सिर्फ हमारा भूटान के साथ एक अच्छा रिलेशन जो बचा है, और अदरवाइज जितने भी रिलेशनशिप और कंट्रीज के साथ है वो डिटीरियोरेट हुए हैं, कहीं ना कहीं निगेटिव की तरफ फॉल हुए हैं। क्लियर हो रहा है ये चीजें। अब इंडिया का ये हुआ कि इंडिया ने अपना प्रयास किया, कहीं अब ये होता है कि इंडिया क्या सही टाइम पे इंटरवीन कर लेता तो ये सब चीजें नहीं होती। जैसे कि बांग्लादेश में कंटिन्यूसली शेख हसीना का डिक्टेटरशिप चल रहा था, कहीं ना कहीं जो वो इलेक्शन कराती थी पर इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर, तो उसको लेके कहीं ना कहीं असंतोष पैदा होता है ना लोगों के मन में कि अगर इलेक्शन नहीं होगा, जैसे ऐसे 2-3 पार्टियां आती रहती हैं, कोई भी कैसा भी पार्टी हो, फिर भी लोगों के मन में संतोष रहता है कि हमारी भी पार्टी आ गई। अब एक ही पार्टी 20 साल 30 साल होती है तो कहीं ना कहीं लोगों में लगता है कि देयर इज हमारा जो कोई कॉन्सर्न सुन ही नहीं रहा है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप का हो गया। और अगर लगातार 30-40 साल भी अगर कोई एक ही पार्टी आ जाए लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लोगों का ट्रस्ट हो, सब कुछ एकदम फेयर मैनर में हो, तो भी लोगों का ट्रस्ट रहता है।
कई यूरोपियन कंट्रीज में वी हैव सीन दैट एक ही पार्टी कंटिन्यूसली रूल किया है, बट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कारण वहां पे ट्रस्ट है। लेकिन यहाँ पे शेख हसीना का जो गवर्नमेंट था कहीं ना कहीं वो उतना नहीं था। तो इंडिया क्या इंटरवीन कर सकता था, क्योंकि इंडिया का शेख हसीना से पर्सनल लेवल पे लीडरशिप में भी बनती थी, क्योंकि सी हैज बीन लिव्ड इन द इंडिया। जब उनके पिताजी का मर्डर हो गया था, असैसिनेशन हुआ था 1975 में, तो सी वाज लिविंग इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप भी शेख हसीना से इंडियन लीडरशिप के साथ हमेशा अच्छा ही रहा है। तो ठीक है, वहां पे हमसे गलती हुई, हम कर सकते थे। लेकिन श्रीलंका में सडनली जो अपराइज हुआ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भागना पड़ा, लेकिन वहां पे इंडिया का मूव काफी अच्छा था। इंडिया ने तुरंत हेल्प किया था विद द बेल आउट पैकेज ऑफ द $4 बिलियन। श्रीलंका में हमने काफी अच्छे से डील किया था, इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो ही कोई भी गवर्नमेंट है, सभी लीडरों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है इंडियन गवर्नमेंट का वो पॉजिटिव है, उतना निगेटिव में नहीं जाएगा, वो है। तो यहाँ पे इंडिया का मूव जो है दैट हैज बीन द मींस एक तरीके से प्रोएक्टिव रहा है, कहीं ना कहीं हम सही टाइम पे अपना डिसीजन लिए। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ है, यहाँ पाकिस्तान म्यांमार में भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली आर्मी और एथनिक ग्रुप लड़ रहे हैं। तो अब इंडिया अभी इस दुविधा में है कि हमें मिलिट्री के साथ सपोर्ट में जाना चाहिए कि वहाँ का जो एथनिक ग्रुप है, बहुत चांसेज है कि अभी जो एथनिक ग्रुप है वो डोमिनेट करके मिलिट्री को हरा देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कंटिन्यूसली जो एथनिक ग्रुप का रीजन है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया का ये है कि वेदर वी शुड गो विद द आर्मी और द विद द दिस एथनिक ग्रुप। तो यहाँ पे इंडिया अभी भी बैलेंस करता है। अफगानिस्तान में भी देखिएगा, तालिबान से हम हमेशा निगेटिव में रहते थे, लेकिन जो तालिबान का रूल आया हमने ये कह दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इलेक्शन के थ्रू तालिबान भी आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे हमने उनके साथ भी रिलेशन एक तरीके से पॉजिटिव किया। इंडिया का सबसे अच्छी बात ये देखिएगा कि हमेशा से ये रहा कि इंडिया कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज किसी भी कंट्रीज में करता है तो पीपल्स ओरिएंटेड करता है। जैसे इंडिया का पैसा अगर लगेगा तो स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, कहीं गांव में जाके रोड बनाने में, लोगों को स्किलिंग करने में, तो इंडिया के प्रति जो लोगों का सिंपैथी होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तालिबान में भी देखिएगा अटैक मैक्सिमम हो रहा है और कंट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन सबसे कम इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट पे हो रहा है, मतलब हमारे जो बनाए हुए कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंडिया इज ऑलवेज द पीपल ओरिएंटेड। पीपल हमारा प्रो रहता है कि हम भले गवर्नमेंट कोई भी रहे, पीपल्स के अंदर एक तरीके से पॉजिटिव गुडविल हम बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो अफगानिस्तान में भी हमारा कंटिन्यूसली जो अटैक है वो कम ही रहा है। ओके, एक चीज और कहा जाता है यहाँ पे, जो ये बिल जो चाइना का जो डिप्लोमेसी है उसको कहा जाता है चेकबुक डिप्लोमेसी। चेकबुक डिप्लोमेसी के का मतलब होता है कि वो पैसे के दम पे अपना डिप्लोमेसी करता है, कि उन्होंने 10 बिलियन 20 बिलियन उधार में देता है। जैसे इंडिया है ना, जाके वहां पे प्रोजेक्ट बनाएगा, खुद ट्रेनिंग करेगा, भले हम पैसे कम लगाते हैं लेकिन इम्पैक्ट जो होता है पीपल को डायरेक्टली फिजिबल होता है। लेकिन चाइना का क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल करे, वो गवर्नमेंट से डील करेगा और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डायरेक्ट वो जो पैसे होगा वो लोन के रूप में देगा। क्लियर हो रहा है इंडिया का कैसे है और चाइना का क्या अप्रोच है। चाइना कहता है कि ये पैसे ले लीजिए लेकिन उस पर हम इंटरेस्ट रेट लेंगे, और ऐसे में क्या होता है कि चाइना के कंडीशन में डेट ट्रैप क्रिएट हो जाता है। व्हाट इज द डेट ट्रैप? क्या होता है? डेट ट्रैप का कंडीशन है चाइना के केस में। चाइना जैसे जैसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, चाइना ने 1 लाख रुपए दिए, अब वो कहेगा कि इस पे मैं 10% लूंगा तो आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा वापस हर महीने। वो ऐसे प्रोजेक्ट को देगा जैसे वो दे देगा तो वो, लेकिन ये नहीं जज करता कि वहां की जो हम 1 लाख ले रहे हैं वो 1 लाख से आउटपुट कितना होगा। जैसे अभी पाकिस्तान को वो दे रहे थे कॉरिडोर बनाने के लिए, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहे थे उसमें वो पैसे दे दे रहे हैं लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं थी। आपने 1 लाख तो लगा दिया किसी बिजनेस में, लेकिन आपका इनकम आ रहा है 3,000 और आपसे वो इंटरेस्ट ले रहा है 10,000, तो 7,000 तो आप अपने पॉकेट से देंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये 7,000 आप पे एक्स्ट्रा जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो डेट है उससे ज्यादा ये पैसे भी ले लेगा और ये डेट वहां पे बना रहेगा। यही कंडीशन श्रीलंका में था। श्रीलंका में सडनली इन्फ्लेशन कैसे आ गया था, पैसे तो दे दिए उन्होंने, कई पोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए, पैसे जैसे हम्बन टोटा एक पोर्ट था उन्होंने ही डेवलप किया था,
कई पोर्ट को ले ये दे दिए और भी एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, लेकिन ये था कि उसको उन्होंने मांगना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होता है, मनी लेंडर का यही काम होता है ना, कि वो पैसे तो दे देते हैं, फिर उसके बाद आपसे इंटरेस्ट भी दे लेंगे और बाद में आपका प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप ना ही एक समय में इंटरेस्ट ही देने के लायक बचते हैं और प्रिंसिपल तो बहुत दूर दूर की चीजें हो जाती हैं। क्लियर हो रही है कि इंडिया का क्या डिप्लोमेसी है और चाइना का क्या डिप्लोमेसी है। इंडिया क्या करेगा, इंडिया उधार नहीं देता है। इंडिया कहता है मैं बनवा दूंगा, मैं स्कूल बनवा दूंगा, मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं आपके लोगों को ट्रेनिंग दिलवा दूंगा। इसीलिए हमारा जो गुडविल है अफ्रीका में भी या इंडिया के आसपास वो अच्छा है। दैट इज थिंग यू शुड बी नोइंग। क्लियर। Next important news is a crisis in Ghana that no one talks about. What is the Ghana? West Asia, North Africa. That is the main thing here. अब जो इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वहां पे ये गाजा की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेनली कर रहे हैं सूडान का। सूडान में इस समय बहुत हाई लेवल पे सिविल वार चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं इतना क्राइसिस के बाद भी जो डेथ लेवल है गाजा में 30,000 है। जो यहाँ पे सिविल वार है उसमें डेथ लेवल 1.5 लाख का है और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट हैज बीन द 2.5 मिलियन। मिलियन का मतलब 25 लाख, 10 से गुणा करके आप लाख में चेंज करते हैं। दैट इज द कंडीशन। तो गाजा तो न्यूज में है तो हमें दिखता है, लेकिन वहां पे इंटरनली लोग फाइट कर रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ कैजुअलिटी, मच मोर देन द गाजा और एनी अदर एरिया जो भी चल रहा है यूक्रेन में। और यहाँ पे मेन है कि इंटरनली पावर पॉलिटिक्स बहुत है। जो अफ्रीका है कई ट्राइब आपस में लड़ते हैं और यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है कि दो पहले मिलिट्री के जनरल थे, एक चीफ था, एक डिप्टी चीफ था। आपस में पावर के लिए उन्होंने 2 मिलिशिया बना लिया। एक मिलिशिया जो बना है उसका नाम है सूडान आर्म फोर्स और दूसरा है रैपिड सपोर्ट फोर्स। 2 लीडर है वहां के, दोनों ने अलग अलग बना के दे आर फाइटिंग। और क्यों लड़ रहे हैं? पावर कैप्चर के लिए। मेन इशू है कि पावर कैप्चर वहां पे लोगों को ये होता है कि सिंपैथी लेने के लिए आप दिखा देते हैं कि उनके अंडर में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ और इनके अंडर में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। दैट इज द मेन रीजन। अभी सूडान ऑलरेडी जो सूडान है, सूडान के बाद बारे में सबसे यूनिक चीज है क्या है? सूडान के बारे में कुछ बताइए आप लोग, क्या यूनिक है? सूडान मैप में दिखा कहाँ दिख रहा है ये सूडान? सूडान कैपिटल खार्तूम दिखा? ये सूडान यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ये पुराना मैप है, नया मैप ये है। सूडान, सूडान छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? सूडान डिवाइड हो गया। 2011 में आपस में लड़के इन्होंने 2 देश बना लिया, साउथ सूडान एंड द सूडान। 2011 के पहले इनका मैप ये था, ठीक है। फिर लड़े, फिर इन्होंने ये बना लिया। अभी भी लड़ाई खत्म नहीं, अंदर लड़ाई चल रही है। अभी 2 ग्रुप फिर लड़ रहे हैं। सबसे जो न्यूएस्ट कंट्री है वो सूडान है। अभी जो रिसेंटली रिकॉग्नाइज है वो सूडान है। 2011 में जो यूएन के अंडर में एक फुल फ्लेज जो कंट्री एंट्री हुई थी वो सूडान की हुई थी। ओके, तो यहाँ पे जो मेन इश्यू है दैट इज फॉर द दे आर फाइटिंग फॉर द देयर डोमिनेंस। और कंटिन्यूअसली जो ओवरऑल डेथ का लेवल है इनका आर्मी का जो अभी लेवल पे फाइट कर रहे हैं 3 लाख एंड 1 लाख दे हैव द आर्मी। सूडान शेयर विद द बॉर्डर विद द मोस्ट ऑफ द सुपर पावर, मतलब अफ्रीका के जो पावरफुल है रीजनल पावर, उनके साथ इनका कहीं ना कहीं ये है। जैसे इजिप्ट है, इसकी जो लोकेशन है काफी अच्छी है, रेड सी से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है, तो इनके पास रिसोर्स है। यहाँ पे इजिप्ट के पास कनेक्टेड है, नाइल रिवर इनसे क्रॉस होती है, तो कहीं ना कहीं दे हैव द रिसोर्स सफिशिएंट टू द डेवलप। एग्रीकल्चर भी वहाँ अच्छा होता है, लेकिन स्थिति ये है कि सिविल वार के कारण वहाँ पे इस समय फेमाइन की कंडीशन है। अब सिविल वार हो रहा है, लोग अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे कि आपस में लड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन। जैसे होता है ना सिविल वार की कंडीशन में, तो यही यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनके डेवलप होने के बहुत चांसेस था। नदी भी था, कनेक्शन भी था सी से, और कहीं ना कहीं इनके पास गोल्ड भी प्रोड्यूस होता है। सूडान के पास गोल्ड के माइंस हैं, याद रखिएगा, गोल्ड माइंस सूडान में है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट डेवलपिंग बिकॉज देयर इज द कंटिन्यूअसली सिविल वॉर।
इनका जो मेन रिसोर्स है यहाँ पे कहीं दिया है, दे हैव द क्रूड, दे हैव द गोल्ड एंड दे हैव द लार्ज फर्टाइल लैंड। दे आर सफिशिएंट इन द एवरी एरिया। जो एक डेवलप्ड नेशन को चाहिए या आपको डेवलप करने के लिए चाहिए, दे हैव एवरीथिंग। द थिंग इज दैट द सिविल वॉर एंड द इंटरनल फाइट ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। अब यहाँ पे रिलीजन भी नहीं है, रिलीजन सेम है लेकिन रेस अलग है। रेस अलग है मतलब दे हैव द डिफरेंट ट्राइबल आइडेंटिटी। होता है ना, आप डिवाइड होने के लिए तो किसी चीज पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो रेस के आधार पे है। क्लियर हो रहा है? डिफरेंस बिटवीन द रेस एंड द रिलीजन पता है ना? क्लियर? ये मेन है, दिस आर्टिकल इज मेनली रिलेटेड टू द दोज प्लेयर्स हु आर एसोसिएटेड विद द टेनिस। तो ये सब नाम सुना ही होगा, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक एंड जो अभी जो मेन न्यूज में है दैट इज द कार्लोस अल्काराज। ये अभी मेनली डोमिनेट कर रहे हैं। बस देखते रहने से आपको चीजें याद होंगी, पीसेस में काम आएगा। नाम ये देखते रहिएगा। क्लियर हो रहा है ये नाम? नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो हम एनालिसिस करेंगे, रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जज लोग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? जज लोगों को अपॉइंट करने के लिए एक कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन पार्ट होता है? यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम कहीं दिया भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति तो अपॉइंट करते हैं, जो कोलिजियम सिस्टम का पार्ट राष्ट्रपति नहीं होते हैं। चीफ जस्टिस एंड द 4 सीनियर मोस्ट ऑफ द जजेस, 5 लोगों का ग्रुप बनता है। अब वो लोग सजेशन भेजते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को और वो लोग फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बाद में अपॉइंट करते हैं। दिक्कत ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज ही है, उन्हीं को मिलके करना है, तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे ना, आप मेरे जानने वाले को कीजिए, आप आपके जानने वाले को मैं कर दूंगा। यही सिस्टम चलता है। जो जुडिशरी का सबसे बड़ा इश्यू है नेपोटिज्म है। कहीं दिया होगा नेपोटिज्म। व्हाट इज मीन बाय द नेपोटिज्म? यहाँ पे नेपोटिज्म दिया है। नेपोटिज्म का मतलब क्या हुआ? भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि आप, ये अभी नहीं राहुल गांधी गांधी फैमिली का चल रहा है कि डायनेस्टी रूल, तो डायनेस्टी रूल यहाँ पे है नेपोटिज्म, कि अपने जो जानने वाले हैं यू विल अपॉइंट दैट पर्सन। तो यहाँ पे होगा कि आपको देखिए जुडिशरी, आप नाम उठाइएगा, मैक्सिमम जितने भी जज हैं उनके पिता कहीं ना कहीं जज रहे होंगे। मैक्सिमम यही चल रहा है। अरे आईएएस पीसीएस में तो फिर भी एग्जाम है, आप प्रमोट करते हैं, बाद में जाके होता है कि एक दूसरे का फेवर करते हैं। यहाँ पे तो अपॉइंट, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। होता है आप लॉयर बने, प्रैक्टिस कीजिए 5 साल 10 साल, आप एलिजिबल हो जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। यही होता है ना एलिजिबिलिटी, 5 years फॉर द दिस हाई कोर्ट एंड 10 years फॉर द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आप एलिजिबल हो गए, फिर आपको क्या हुआ, जज ने वहाँ अपॉइंट करा दिया। अब दिक्कत है कि यहाँ पे अब जो नेपोटिज्म होता है उसके चक्कर में थोड़ा सा बायसनेस भी होता है। जैसे अब गवर्नमेंट कोई और बनी, उनके कुछ आइडियल पीपल होंगे कि वो चाहते हैं ये लोग आए। अब जजेस के अपने भाई भतीजे हैं, तो ऐसे में दोनों में टसल हो जाता है। और टसल ही ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, वो ये भेजते हैं, वो लेके रख लेते हैं, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना है कि कैसे होगा, टाइम फ्रेम नहीं मेंशन है कि इतने दिन में आपको जवाब देना है या अपॉइंट करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो वो लेके बैठ जाते हैं। ऐसे में क्या है, मैक्सिमम वैकेंसीज क्रिएट होती है। अभी जो हालत है हाई कोर्ट में, जो वैकेंसीज है नियर अबाउट 60 लाख केस है और 30% इनके जो जज की सीट है वो खाली है। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि जज ही नहीं है। अब तारीख आता है 1 महीने 2 महीने बाद, क्योंकि जज को जब टाइम मिलेगा तभी तो नया वाला वो सेशन में आएंगे। तो दैट इज द मेन थिंग। टसल आपस में कर रहे हैं, लोगों का घाटा हो रहा है, केसेस पेंडिंग है। और ऑल जो देखिएगा लोअर जुडिशरी में जाएंगे तो 3 करोड़ केस पेंडिंग में है। अपॉइंटमेंट का सिस्टम समझ में आ रहा है? कोलिजियम सिस्टम। क्या नेपोटिज्म चल रहा है? क्यों है? क्योंकि देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, देयर इज आल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द, ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें ही दिक्कत है। इसको लेके 2014-15 में गवर्नमेंट आई थी
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, एक एक्ट लेके आए थे, और उसमें ये था कि ये कोलिजियम सिस्टम को हटा के एक नई हम कमिटी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे। उसमें लॉ मिनिस्टर भी रहेंगे, उसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे, 2 जज भी रहेंगे और 2 एमिनेंट पर्सन भी रहेंगे। टोटल 6 लोगों का ग्रुप था, और वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि एमिनेंट पर्सन बाहर से सिविल सोसाइटी के भी लोग आ सकते हैं, जज जुडिशरी भी है, लॉ मिनिस्ट्री भी है, और उनके एक रिकमेंडेड एक मिनिस्टर भी रहेंगे। दैट वाज द मेन थिंग। अब उसके चक्कर में ये हुआ कि अब जुडिशरी को लगा कि हमारा पावर चला जाएगा, किसी को लगेगा कि ना हमारा पावर चला जाएगा, तो उन्होंने इस एक्ट को ही डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी ने ये बोला कि दिस इज इंटरफेरेंस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मतलब अगर लॉ मिनिस्टर आएगा तो हमारा इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगा, आप इंटरफेयर करेंगे ना। और जुडिशरी ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम यूनिक नहीं है इंडिया का, अक्रॉस द वर्ल्ड ये होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि कॉलेजियम ये भी तो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी तो है। जैसे इन्होंने एग्जांपल देके रखा है कि साउथ अफ्रीका में नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन है, बहुत सक्सेसफुल है, इसमें भी सारे लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हैं। कम से कम कोलिजियम सिस्टम से तो एक तरीके से ये बेटर ही था। कोलिजियम सिस्टम में तो केवल जजेस थे, लेकिन इसमें तो सिविल सोसाइटी की भी तो 2 एमिनेंट पर्सनालिटी की बात हो रही थी। लॉ मिनिस्ट्री थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी, हाँ मतलब उनको प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे। कोई भी जो, जैसे हो सकता है कि कोई कोई किसी लॉ कॉलेज के बड़े प्रोफेसर हो, कोई बहुत बड़े राइटर हो, होते हैं ना। सिविल सोसाइटी मतलब नॉर्मल जो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ नाइदर गवर्नमेंट। सिविल सोसाइटी क्या होता है, नाइदर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे गवर्नमेंट से अलग हो तो वही सिविल सोसाइटी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 2 एमिनेंट पर्सनालिटी को रिकमेंड करेंगे बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया था, नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसी पर अभी भी डिबेट हो रहा है कि वापस इसको लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हालत है, पेंडेंसी बढ़ रही है। अब टसल कैसे जाएगा, एग्जीक्यूटिव को लगेगा कि वो अपना कर रहे हैं, या तो आप इनके मन का कीजिए, वो मन का हो नहीं सकता, फिर उनके भाई भतीजे नहीं होंगे। दैट इज द मेन थिंग। और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, आप तो ये मोस्ट एलिट पर्सन होते हैं, जज से आप नहीं मिले होंगे कभी जिंदगी में, किसी हाई कोर्ट के जज से मिला है, आप एमएलए एमपी मंत्री से भी मिल लेते हैं, लेकिन जज से मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने आलिशान एरिया में ही रहते हैं, उनका तो आम जनता के बारे में उनका कुछ कनेक्शन भी नहीं होता है। नेता भले कितना भी बड़ा हो, एक्टिंग ही करने के लिए, दिखावा ही करने के लिए एक बार उतरता है जमीन पे, लेकिन जज कभी नहीं उतरता, उनको कुछ नहीं लेना है। दैट इज द मेन थिंग। तो वहां पे थोड़ा सा इसी बात को है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हो रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर की भी इंडिया बात करता है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो चाहता है कि एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं हो, लेकिन इंडिया का ज्यादा इंफेसिस हमेशा से रहता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि किस तरीके से, क्योंकि वो 5 बंद कमरे में किस क्राइटेरिया पे भेज रहे हैं किसी को नहीं पता होता है। अब जब अलग अलग लोग होंगे तो उनको पता होगा ना कि क्राइटेरिया क्या है, क्या देख रहे हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। जैसे फिर भी आप आईएएस का देखिएगा, एग्जाम हो जाता है तो फिर भी एक सेंस ऑफ रहता है कि हाँ प्रमोट होके जा रहा है आगे। सेक्रेटरी पोस्ट में भले ही बायसनेस होता है, जो भी होती है वो ऊपर लेवल पे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखिएगा कि हर आईएएस का कहीं ना कहीं उसके फादर से कनेक्शन है। उसमें भी होता है, क्योंकि उनका तो बैकग्राउंड का इम्पैक्ट होता है, ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड होता है तो उनके बच्चे निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंश्योर होना वहां पे होता है। लेकिन जजेज में तो इंश्योर होता है, वो एकदम नालायक भी हो फिर भी वो कितना भी करेगा। जैसे अभी पूजा खेटकर का बात आ रहा था, कुछ नहीं तो पढ़ी होगी ना, पढ़ रही थी तभी तो दे रही थी। लेकिन जुडिशरी में सिर्फ आप लॉ कर लीजिए, उसके बाद तो आपको प्रमोट करके जज बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे कितना भी इसमें है सिविल सर्विसेज में, यू हैव टू, उनको बैठना पड़ रहा था। वो कहाँ पे अपना वो कर रही थी मैनिपुलेशन, अपना एज बढ़ा दिया, लेकिन अटेम्प्ट तो दे रही थी ना कंटिन्यूअसली। मार्क्स तो आ रहे थे ना, मार्क्स में तो हेरा फेरी नहीं था। अपने कैटेगरी में ऊपर नीचे कर लिया, 5 10 20 नंबर का वो हो रहा है, फिर भी वो भी अगर आप 600 भी नंबर ला रहे हैं, वो भी बड़ी चीज होती है, क्योंकि वहां पे यू आर फाइटिंग विद सो मच अदर कैंडिडेट। यहाँ पे तो आपका फाइट ही नहीं है। दैट इज द मेन थिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ओवरऑल एनालिसिस इसी पे इसका है। मैं समझ में आ गया। जो एनजेएसी था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 99 के थ्रू आया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम इसको लाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट न्यूज जो मेजर न्यूज है। आर लाई डिटेक्टर टेस्ट लीगली वैलिड। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट में क्या क्या आता है,
तीन तरीके से ये होता है। पहला होता है कि नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में क्या करेंगे, आपके हार्ट पे आपके डिफरेंट जो नर्वस सिस्टम है वहां पे वो मशीन लगा देंगे, ताकि जब भी आपका पल्स रेट बढ़ेगा या कम होगा वो नोट करते रहते हैं। उनको लगता है कि इस बिहेवियर पे इतने लेवल पे ज्यादा है, वो हर आपके जवाब को हर एक पल्स पे वो कुछ नंबर देते हैं। तो उनका ये रहता है कि इस वाले जो बिहेवियर है वो मैच कराएंगे, उनको लगेगा कि ये मैक्सिमम झूठ इस पल्स पे आ रहा है, इस पल्स पे वो आ रहा है। तो ये मेन मेथड होता है, ठीक है। ये नार्को हो गया। दूसरा होता है पॉलीग्राफ टेस्ट एंड तीसरा होता है दिस इज द ब्रेन मैपिंग। ओके, सॉरी, जो मैं बता रहा था वो टेस्ट करते हैं वो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जो अभी मैं बता रहा। नार्को में ये होगा कि आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, एक आपके अंदर केमिकल वो इंजर्ट करेंगे, सोडियम पेंटोथैल, ठीक है। इसको कहा जाता है कि दिस इज द ट्रूथ सेरम। ये आपसे सही बोलवाएगा। हम लोगों ने ऐसे भी नॉर्मल भी ट्रूथ सेरम देखा है। क्या होता है नॉर्मल आम लोगों का ट्रूथ सेरम क्या होता है? लोग शराब पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर सच्चाई बोलने लगते हैं कुछ, हम ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे यूज करते हैं, और वो आदमी इस बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ड्रग वो अपना जो भी होता है वो बोलना स्टार्ट करता है। दूसरा ये मेथड होता है। तीसरा होता है दैट इज द ब्रेन मैपिंग। और ठीक है, यहाँ पे ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में जो आपका ब्रेन के वेव्स होते हैं उनको वो रीड करते हैं, उसका वो पल्स देखते हैं। जैसे कि पॉलीग्राफ था, वैसे यहाँ पे ब्रेन मैपिंग करते हैं। तो इन्हीं तीनों का मिक्स करा के वो वहां पे करते हैं, ठीक है। ये तो जब नया ये सिस्टम आया तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छी बात है, जजों को भी लगा कि बहुत अच्छा बात है, साइंटिफिक मेथड आ गया। पहले मारपीट के जबरदस्ती वो एक्सेप्ट करवाते थे, अब तो इससे सही का सही पता चल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पॉलीग्राफ है, लोग एक्टिंग कर करके उसको पहले से ही अपने आप को ट्रेन करके वो झूठ की स्थिति में सही बोलेंगे और सही की स्थिति में झूठ बोलेंगे, लोग ट्रेंड हो जाते हैं। तो ये पॉसिबल है। और अभी इन्होंने यूएस में एक रिसर्च किया है, उसमें माना गया है कि ये लाइव प्रूविंग नहीं था। मैक्सिमम जो जा रहे थे पहले से ही ट्रेनिंग और रनिंग करके अपना झूठ और सही को अदल बदल कर लिया था। तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ इसका नहीं है। जो रिसर्च से डेटा आ रहा है दैट इज नॉट मतलब कि है कि फुल प्रूफ है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आया था तो जुडिशरी या सबको लगा था काफी अच्छा है। तो जो स्टार्टिंग में था तो जुडिशरी ने इसको प्रमोट किया था। कई केस आए थे जिसमें इसको लेके गया था कि एक होना चाहिए कि नहीं, जैसे कि रोजो जॉर्ज वर्सेस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस 2006 का केस है। वहां पे जो केरला का हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सही चीज है, इसको हमको प्रमोट करना चाहिए, इससे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है हम इजीली क्रिमिनल को पकड़ लेंगे, ठीक है। आगे एक मद्रास हाई कोर्ट का केस आया था, दिनेश डालमिया वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस था। यहाँ पे भी इन्होंने प्रमोट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आया कि इसका मिसयूज भी होने लगता है। जैसे हो गया कि आप मेरा प्राइवेसी की भी चीजें जानेंगे ना, सिर्फ वही चीजें थोड़ी है। और दूसरी चीज है कि आप कहीं ना कहीं मुझी से मेरा सच उगलवा रहे हैं ना। वो आर्टिकल 23 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन को मना किया है कि आप जबरदस्ती उसी से स्टेटमेंट नहीं, उसका जो राइट है वो आपसे बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। जैसा ऐसा नहीं पुलिस आपको फोर्स करेगी बोलो बोलो, आपका राइट है, यू कैन कीप द साइलेंस। तो ये कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2010 में वो टोटली चेंज आया। सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्यूज्ड है वो जब तक हाँ नहीं बोलेगा आप जबरदस्ती करके ये पॉलीग्राफ टेस्ट या ये नार्को टेस्ट नहीं करा सकते हैं। दैट इज द मेन टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे अभी भी डिबेट है कि अभी हीनियस क्राइम को फिर भी जुडिशरी से आप जबरदस्ती जाके कंसेंट लेके कराते हैं। तो इसको लेके अभी भी है कि कहीं ना कहीं डिबेट चल रहा है कि ये कितना सही है। दूसरा डिबेट ये है कि जैसा आपने मना कर दिया तो वो नहीं होगा, लेकिन जो जज हैं सब तो उतने उस लेवल के नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल होता है जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है उसके खिलाफ एक निगेटिव सेंटीमेंट चला जाता है कि ये मना कर रहा है, इसका मतलब पक्का है कि ये कुछ इसके ही अंदर गलती है। तो कहीं ना कहीं ये अगर टेस्ट को आप अलाउ कर रहे हैं और वो मना करने के बाद भी इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है दोज हु आर फाइटिंग केसेस, जिनके खिलाफ केसेस चल रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसी बात पे है कि किस हद तक ये सही है। तो एक तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने गाइडलाइन भी दिया है कि आप जब भी लेंगे वो फॉलो करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज यहाँ पे इसको नहीं फॉलो किया जाता है। जो रूल रेगुलेशन है कि आप पर्टिकुलरली यू विल बी कंसल्टिंग विद द लॉयर्स,
और आपका टेस्टिंग के पहले आपका सब कुछ रिकॉर्ड होगा, वो सब नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल 20 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक दिन हम लोग डिस्कस भी किए थे कि मेनली इट इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन कैन नॉट बी गिविंग द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यही है ना। तो ये सब चीजों के ये खिलाफ जाता है। आर्टिकल 21 के भी खिलाफ जाता है, क्योंकि प्राइवेसी वायलेट होती है ना, कि आपको जो जानना है क्राइम से रिलेटेड, मेरा पर्सनल चीजों को क्यों यू विल बी नोइंग। तो दूसरी चीजें ये है, क्लियर हो रहा है। ये नार्कोटिक्स क्या है, ये वाला सोडियम पेंटोथैल जो है, इसको याद रखिएगा, दिस इज ट्रूथ सेरम। ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है, तो ये चीजें याद रखनी है। जो केसेज हैं रोजो जॉर्ज वर्सेज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको लिख लीजिएगा। दिनेश डालमिया केस, एंड नीचे जो है सुप्रीम कोर्ट का है सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस। ये 3 केस प्लीज नोट डाउन। जो ऊपर के 2 केस हैं उसमें अलाउ किया है, दूसरे में इन्होंने बोला है कि यू हैव टू टेक द कंसेंट। ट्रूथ सेलम वाला लिख लिया, ये केसेज लिख लीजिए, केसेज आ रही हो। रोजो जॉर्ज वर्सेज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2006 केस, यहाँ पे अलाउ किया है। दिनेश डालमिया वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस, यहाँ पे भी अलाउ किया है। लेकिन जो सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू नीड टू गेट द कंसेंट। कंसेंट की बात हुई है यहाँ पे। किसको किसको वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, 23 एंड आर्टिकल 21। जो स्टडी कंडक्ट किया है वो यूएस में कंडक्ट हुआ है 2009 में, और इन्होंने पाया है कि ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो हमेशा प्रूफ 100% फुल प्रूफ नहीं है। इतना रहेगा, आराम से यू कैन राइट ए गुड आंसर ऑन दिस। हो गया, लिख लिया सब। नेक्स्ट न्यूज, अजरबैजान को एक बार लोकेट कर लीजिएगा आप लोग मैप में। अजरबैजान मैप एक बार लोकेट कर, दिखा अजरबैजान। कैस्पियन सी यहाँ पे है, बाकू इज द कैपिटल। बहुत हॉट एरिया में, यू शुड नो, बिकॉज यूक्रेन रशिया की लड़ाई है। अजरबैजान मेकिंग बॉर्डर विद द रशिया। कैस्पियन सी से इधर बना रहा है और इधर ईरान से बना रहा है। आर्मेनिया इज ऑन द बैक साइड। 2 पार्ट में है, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में, यहाँ पे आर्मेनिया है। क्लियर हो रहे, मैप पे आएगा, यू कैन, जॉर्जिया। क्लियर, अजरबैजान, इनमें लड़ाई चल रहा है इस समय काफी, डोमिनेशन को। बॉर्डर कंट्री में हमेशा ये सब चीजें तो होती रहती। टेलीग्राम के जो चीफ है वो इस समय न्यूज में है, अभी उन पे कुछ केस हुआ है। द नेम इज द पावेल डूरोव, ही इज द चीफ ऑफ द टेलीग्राम। आप लोग यूज कर रहे हैं आजकल टेलीग्राम। फ्रांस, पैरा ओलंपिक चल रहा है। पैरा ओलंपिक में इस समय निशात कुमार हाई जंप में इन्होंने मेडल जीता है, मेंस T47। एंड प्रीति पाल, इनको किस में मिला है, 200 मीटर T35 कैटेगरी, जस्ट फॉर द पीसीएस प्रीलिम्स। निशात कुमार T47 हाई जंप, एंड गोल्ड मेडल है
that is in the for the Preeti Pal, and it is in the category of 200 meter T35 category. Performance. Again ये लोग हैं टेनिस प्लेयर्स. एक आर्टिकल यहाँ पे दिया है कि खोंड जो ट्राइब है, डोंगरी खोंड जो ट्राइब है, दे आर द स्टिल वेरी बैकवर्ड पीपल एंड दे मेनली कहाँ पे इनका आबादी है? यस, जो खासकर ये डोंगरी खोंड है, ये मेनली उड़ीसा में रहते हैं और ये पिछले 10 साल से न्यूज में है, क्योंकि एक नियामागिरी हिल्स है और नियामागिरी हिल्स में मिनरल्स बहुत हैं. हिल है, हिल एरिया, मिनरल्स काफी हैं, वहीं पे ये लोग रहते हैं. अब गवर्नमेंट ने वो उठा के माइनिंग के लिए दे दिया था एक कोरियन कंपनी को, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि वो जो हिल है वही हमारा देवता है, उसी का हम लोग पूजा करते हैं. वो विरोध में चले गए. एज पर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जब तक वहाँ की लोकल विलेज असेंबली परमिट नहीं करेगा, यू कैन नॉट टेक एनी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट एरिया. गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट करके उसको विलेज वालों को नकली वाला पास करवा लिया. केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने जब रियल में करवाया तो 100% सारे 12 गांव थे, उन्होंने उसके विरोध में दिया. तो ये काफी न्यूज में था इस सब चीजों को लेके. तो जो ये गोंड है, ये इसलिए भी न्यूज में रहते हैं, इनको कई तरीके की बीमारियां बीच में थी और इनका जो लैंग्वेज है वो भी डिप्लीट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने के कागार पे है. तो ये सब चीजों को लेके ये न्यूज में रहते हैं. दे आर मेनली इनहेबिटिंग इन द उड़ीसा. ठीक है. जो मैक्सिमम हमारे सबसे पुराने आदिवासियों में डोंगरी खोंड ये आते हैं अभी भी. जैसे अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए तो जो मेन लैंड में है, दे आर स्टिल द मोस्ट बैकवर्ड इनटू द मेन लैंड इंडिया. ठीक है. डोंगरी खोंड यहाँ पे लिखा है, डोंगरी खोंड, कोंड. हाँ. ये गोंड के ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो, और मध्य प्रदेश की आप कह रही हैं ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा एंशिएंट, इनका मानिए कि सबसे ज्यादा ये है प्रिमिटिव उड़ीसा. गोंड अभी भी अपने कई गोंड की कम्युनिटी ऐसा है जो अभी भी रावण की पूजा करती है. उनको लगता है कि रावण हमारा असली वो था, हीरो था. एंड जो अभी के हैं हम लोग, जो अभी हम लोग फेयर कलर वाले अपने आप को यहाँ के कहते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग आउटसाइडर है, वी आर द आर्यंस, हमने उनके जमीन पे कैप्चर कर लिया. जैसे नहीं अभी बीच में चल रहा है कि मुस्लिम आ गए, तो कई डिबेट नहीं चला जाता कि मुस्लिम के पहले वाला देखा जाए तो आर्यंस आए. तो जो यहाँ का अपर कास्ट है, फेयर कलर लुकिंग पीपल, दे आर द आउटसाइडर आदि. तो यहाँ पे डिबेट ये चलता रहता है. तो वहाँ पे काफी कई बार चीजों को लेके ये सब आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज एनालिसिस.